तो देखो ये रहा हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार मैं आपको क्विकली रिकैप इसका दिलवा दूं कि सांद्रता में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो चालकत्व में, चालकता में, तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि देखो हम लोग चालकत्व और चालकता तो लास्ट क्लास में कवर कर लेंगे, लेकिन तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता लास्ट क्लास में कवर नहीं हो पाएगी, वो हमें आज की क्लास में कवर करनी है। तो क्या पढ़ा था एक बार इस टॉपिक के बारे में, एक बार वो भी सुन लो अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा हो तो। हमने पढ़ा था चालकत्व होता है हमारे पास में कंडक्टेंस G, ठीक है। तो हमने ऐसा देखा है कि सांद्रता जब हम कम करते हैं, मतलब पानी ज्यादा मिला दें, विद्युत अपघट्य में क्या करें, पानी ज्यादा मिला दें, तो उससे क्या होगा, तनुकरण ज्यादा हो जाएगा, मतलब सब कुछ पानी 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 हो जाएगा। तो तनुकरण जब ज्यादा होगा तो एज ए रिजल्ट हमें देखने को मिलता है चालकत्व या जो कंडक्टेंस का वैल्यू है G वो इंक्रीज होता है। तो दिमाग लगेगा कि क्यों होता है इंक्रीज। तो हमने कहा देखो दोनों के लिए अलग रीजन है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अलग रीजन है और प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अलग हमारे पास में कारण है। तो पहला हमने समझाया कि देखो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए समझते हैं कि क्या रीजन है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जब सांद्रता कम होगी, मतलब तनुकरण जब बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमारे पास में अधिक आयनों का निर्माण होगा। भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य मैंने आपको समझाया था, नेक्स्ट पेज पे है भी शायद, कि एक ऐसा विद्युत अपघट्य जिसको जब पानी मिलाया जाता है थोड़ा, तो वो सारे आयन उसके नहीं टूटते, थोड़े ही टूटते हैं। फिर बाकी आयनों को तोड़ने के लिए, फिर बाकी आयनों को तोड़ने के लिए हमें और ज्यादा उसमें पानी, और ज्यादा पानी, और ज्यादा पानी उसमें मिलाना पड़ता है। तो आयनों का ज्यादा वियोजन हमें देखने को मिलता है। अब जितने ज्यादा आयन होंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जितने ज्यादा हमारे को आयन मिल जाएंगे हमारी चालकत्व उतना ही ज्यादा होगा। और प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए हमें देखने को मिलता है कि आयनों के बीच का, जैसे जैसे हम पानी मिलाते जाते हैं, तनुता को बढ़ाते जाते हैं, सांद्रता को कम करते जाते हैं, तो पानी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो आयनों के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वो कम हो जाता है। जैसे मान लो KCl टूटा तो K प्लस और Cl माइनस बनाएगा, तो K प्लस और Cl माइनस आखिर तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा ना। तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, बल जो है वो कमजोर होने लग जाते हैं, इसलिए हमें देखने को मिलता है कि चालकत्व बढ़ता है। तो हमने सीखा था कि यहाँ पर आयतन बढ़ने के साथ, या आप यूं कह लो कि तनुकरण बढ़ने के साथ में, जब उसमें हम पानी ज्यादा मिला रहे हैं तो हमें देखने को मिलता है कि चालकत्व इंक्रीज होता है, कंडक्टेंस इंक्रीजेस। फिर इसके बाद सेकंड हमने देखा था चालकता। चालकता को हमने डिनोट किया था कप्पा से। तो हमने कहा विशिष्ट चालकत्व या चालकता कप्पा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो हमने कहा था कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता घटाने पर चालकता भी घटती है, सांद्रता कम करने पर चालकता घटती है। कहने का मतलब ये है, सांद्रता घटा रहे हो आप, पानी ज्यादा मिला रहे हो, पानी ज्यादा मिला रहे हो, पानी ज्यादा मिला रहे हो, तो पानी ज्यादा मिलाने पर कप्पा कम हो जाता है। बोले सर कैसे, सिंपल है। कप्पा को हमने कैसे समझा था, कप्पा जो है ना वो एक एकांक आयतन की, मतलब एक छोटी सी जगह की चालकता है, एक छोटे से आयतन की चालकता है, एक छोटे से आयतन का चालकत्व है, ऐसे मान लो। तो अगर हम मान लीजिए पहले की स्थिति में हमारे पास में इतनी छोटे से डब्बे में, इस पूरे विद्युत अपघट्य में दो, अगर हमारे पास में K प्लस और Cl माइनस के आयन है, 2 K प्लस और 2 Cl माइनस, अब जब आपने पानी ज्यादा मिला दिया तो क्या होगा, वो आयन फैल जाएंगे। तो अब ऐसा होगा कि उस डब्बे में मान लो एक एक ही आयन बचा हमारे पास में, तो क्योंकि आयनों की संख्या ही कम हो जाएगी तो कप्पा भी कम हो जाएगा। क्योंकि आयनों की संख्या ही कम हो जाएगी एकांक आयतन में, एक पूरे में नहीं कह रहा मैं, पूरे में तो उतनी ही है, एकांक आयतन में, बहुत छोटे से एक जगह में अगर हम जाकर के देख रहे हैं एकांक आयतन में, तो आयनों की संख्या कम हो जाती है। तो इसलिए पानी मिलाने से, मतलब आयतन को बढ़ाने से या सांद्रता को कम करने से क्या होता है, कप्पा की वैल्यू कम हो जाती है। तो हमने देखा था, देखो सेम चीज करने से चालकत्व तो बढ़ रहा है लेकिन कप्पा की वैल्यू कम होती है, चालकता जो है हमारे पास में कम होती है। अब इसके बाद में हमारे पास में थर्ड हम अभी पढ़ेंगे तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन। तो देखो ये साथ ही है, वैसे थर्ड और फोर्थ अलग नहीं है टॉपिक, क्योंकि जो तुल्यांक की चालकता के लिए सच है ना वही मोलर चालकता के लिए भी सच है। तो मोलर चालकता हमारे पास में क्या होती है, इस तरह से लिखते हैं इसको हम लोग, और तुल्यांक की चालकता को हम लोग E से ऐसे डिनोट करते हैं। तो हम किसी एक के लिए समझेंगे ना तो दूसरे के लिए भी सेम ही चलना है। तो पहले अपन एक बार मोलर चालकता के लिए लिखते चलते हैं, समझते चलते थोड़ा बहुत, और फिर हम देख लेंगे कि डेल्टा E के लिए भी क्या होता है। लैम्डा E, ये बड़ा लैम्डा होता है और वो वाला छोटा लैम्डा, ये वाला छोटा लैम्डा होता है, ये वाला बड़ा लैम्डा होता है, दोनों ही लैम्डा होते हैं। तो देखो एक बार अपन क्या करते हैं, ऐसे बीच में लाइन खींच करके यहाँ पर एक बार के लिए मैं इसके लिए समझता हूँ ना, लैम्डा एम के लिए। तो हम सबको लैम्डा एम का सूत्र याद है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। लैम्डा एम का सूत्र क्या था, कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन C। C यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन मोलर था, और इनटू 1000 होता था
वो तो चलो सेंटीमीटर वगैरह में कन्वर्ट करते थे इसलिए होता था, बाकी तो उसकी भी जरूरत नहीं कायदे से देखा जाए तो हमने कहा अच्छा ठीक है लिख लो, चलो फिर भी एक बार आपको लिखना है तो एज इट इज वही लिख लो, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज होगे। अब मैंने कहा यहां पर देखने, ध्यान से देखने पर, जो हमारा डेल्टा एम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कप्पा के। कप्पा 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 कप्पा। क्या कर रहे हो सर, मस्ती कर रहे हो आप? अरे थोड़ी मस्ती कर लेनी चाहिए यार मेरे दोस्त। सुनना, ध्यान सुनना। अब मैं कह रहा हूं कप्पा बढ़ेगा तो लेमडा एम जो है आपका, जो मोलर चालकता है वो कम हो जाएगी। कैसे सर, एक बार थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब आप तनुता को बढ़ा रहे हो, पानी को ज्यादा डाल रहे हो, आयतन को ज्यादा कर रहे हो, तो कप्पा तो कम हो रहा था, तो कप्पा तो कम हो रहा था, तो कप्पा जब कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अभी देखो हम पीछे पढ़ करके आए हैं, क्या पढ़ करके आए हैं कि अगर हम क्या करें, हम सांद्रता को क्या करें, कम करें, सांद्रता को कम। सांद्रता कम समझ रहे हो ना? जैसे मान लो हम घर पे लस्सी बना करके दी मम्मी ने, ये एग्जांपल याद रखना, मेरे साथ अक्सर होता है ऐसा। तो मेरी भाभी को थोड़ा सा ना नमक ज्यादा चाहिए होता है, मतलब उनको थोड़ा लगता है थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, और मेरे को लगता है नहीं, ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। चलो कम होगा तो चल जाएगा, ज्यादा नहीं चलेगा, ज्यादा नहीं पिया जाता। तो मेरे भाभी जी जब लस्सी बनाते हैं तो उसमें संभावना है कि नमक थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उनको ज्यादा पसंद है, तो वो थोड़ा सा मेरे को खारा सा लगता है हल्का सा। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें तनुता बढ़ा देता हूँ, उसकी तनुता बढ़ा देता हूँ, मतलब उसमें पानी और मिला देता हूँ, घुमा देता हूँ। तो अब उसमें क्या होगा, प्रति एकांक अगर आयतन में जाकर के मैं Na+ और Cl- के आयन देखूंगा या नमक के कणों की संख्या देखूंगा ना, प्रति एकांक आयतन, इतने छोटे छोटे से आयतन में जाके वो कम हो जाएगी। वही चीज समझा रहा हूं आपको, सांद्रता उसकी कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन मतलब एक जगह पर कितना है, तो वो कम हो जाएगा। तो यहां पर सांद्रता कम करने का मतलब यही है कि आप उसकी तनुता को बढ़ा रहे हो, मतलब आप उसमें ज्यादा पानी मिला रहे हो, तो तनुता को आप बढ़ा रहे हो। तो ऐसा देखने पर हमने क्या देखा था कि एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। तो आप यहां बोलेंगे कि एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। कहां लिखें इसको, बोलो बोलो बोलो। यहां लिख देते हैं, आयतन में आयनों की संख्या कैसी हो जाती है, कम हो जाती है ना। एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो गई तो कप्पा भी कम हो जाएगा। इसको आप ऐसे मत बनाओ, इसको ना तीर बनाओ, ये प्रोपोर्शनल के साइन मत बनाओ, आप तीनों से समझो कि आपने क्या किया, आपने सांद्रता को कम किया तो क्या देखने को मिला, तनुता बढ़ गई, मतलब पानी ज्यादा हो गया ना, तो पतला पतला हो गया, ढीला ढीला हो गया, लस्सी जो है अपनी ज्यादा भी हो गई। फिर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो गई। एक छोटी सी जगह में उस लस्सी में जाकर के देखेंगे तो नमक के कणों की संख्या कम हो गई, जिससे हमें क्या देखने को मिला कि कप्पा भी कम हो गया, क्योंकि कप्पा दरअसल एकांक आयतन में जो आयनों की संख्या है उसी के कारण ही होता है। कप्पा तो यूनिट के लिए है, समझ में आई सबको? तो इससे क्या होगा, अगर कप्पा कम हो गया, अगर कप्पा कम हो गया तो मोलर चालकता भी कम हो जाएगी। कंक्लूजन ये रहा हमारे पास में, कंक्लूजन ये है, ये तो कल की क्लास से, अभी जो हमने पढ़ना था वो ये रहा, बाकी तो कल की क्लास है। तो कहने का मतलब है अगर आप सांद्रता को कम कर रहे हो ना, तो सीधा मोलर चालकता आपकी कम होती है इस कारण से। मतलब ये दो कारण हमें यहां पर पढ़ने हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट रीजन है हमारे पास में, कैसे कहूं मैं इसको, पहला ऐसा पढ़ लीजिए आप। और फिर इसके बाद में एक चीज और भी पढ़नी है हमको। भाई यहां तो हम कह रहे हैं कि मोलर चालकता कम होगी कब, जब कप्पा कम होगा, मतलब जब सांद्रता कम होगी ना तो मोलर चालकता भी कम हो जाएगी। लेकिन एक चीज और अब हमें समझनी है, सूत्र को देखो वापस से, लेमडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरता, है कि नहीं है, बोलो। भाई दोनों चीजें बदलेंगी ना। अगर आप सांद्रता को कम करोगे, सुनना ध्यान से सुनना, अगर आप कंसंट्रेशन को कम करने की बात कर रहे हो तो कप्पा भी चेंज हो रहा है। पीछे हमने देखा था कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कप्पा भी, तो कप्पा चेंज हो रहा है। फिर आपने कहा कि यार मोलरता जो है वो भी चेंज हो सकती है मोलरता चेंज, क्यों? क्योंकि मोलरता भी तो आयतन पर डिपेंड करती है ना मेरे दोस्त। कैसे समझना, चूंकि ऐसा लिखो, देखो चलो आप, मैंने कहा चूंकि जो मोलरता है वो किसके इक्वल होती है, N/V के इक्वल होती है ना। इसका क्या मतलब है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V?
मतलब मोलरता बढ़ेगी कब? जब सांद्रता, जो आयतन है हमारे पास में, कम होगा। जब ये आयतन कम होता है तो मोलरता बढ़ जाती है, या आयतन ज्यादा होगा तो मोलरता कम हो जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को? मतलब मोलरता का और आयतन का रिश्ता कैसा है? उल्टा रिश्ता है। मोलरता का और आयतन का रिश्ता कैसा है? उल्टा रिश्ता है। अब यहां पर मैंने लिखा है कि मोलरता, और ये क्या है हमारे पास में? क्या है हमारे पास में? ये हमारे पास में मोलर चालकता। मोलरता और मोलर चालकता का रिश्ता भी कैसा है? उल्टा है हमारे पास में। तो एक बार के लिए मैं चाहूं ना, सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसको यूज करके लिख सकता हूं। कैसे? मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर आयतन बढ़ेगा मतलब क्या? तनुता बढ़ेगी। पानी ज्यादा मिला दिया आपने, तनुता बढ़ेगी। अगर ये चीज बढ़ेगी, सुनना ध्यान से, तो ये कम हो जाएगा। तो विच इंप्लाइज दैट आपकी मोलरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मोलरता अगर कम हो गई तो ये बढ़ जाएगा हमारे पास में, विच इंप्लाइज दैट मोलर चालकता आपकी बढ़ जाएगी। मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये निकला कि तनुता बढ़ने के साथ हमें क्या देखने को मिलता है? कि मोलर चालकता भी बढ़ती है। यहां कंक्लूजन क्या निकला था हमारे पास में? यहां कंक्लूजन ये निकला था हमारे पास में, तनुता बढ़ने के साथ में मोलर चालकता कम हो रही है। देखो सुनो, एक ही सूत्र में कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। एक ये कंक्लूजन निकल रहा है और एक ये कंक्लूजन निकल रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, अब एक बार फिर से ध्यान से सुनो प्लीज यार, थोड़ा है मुश्किल मुझे पता है, आई नो इट वेरी वेल यार। मैं कह रहा हूं ये जो चीज है हमारे पास में मोलर चालकता, ये कप्पा पर भी डिपेंड करती है और ये इस एम पर भी डिपेंड करती है, मोलरता पर भी डिपेंड करती है, दोनों पर डिपेंड करती है। अब हमें ये चेक करना है कौन सा भारी आदमी है, कप्पा ज्यादा भारी है या मोलरता ज्यादा भारी है। तो जो ज्यादा भारी है पूरा प्रभाव उसके फेवर में हो जाना है। तो हमने दोनों में चेक किया, पहले तो नॉर्मल अपने दिमाग लगा करके, तो हमने कहा कि यार कप्पा अगर बढ़ेगा, अगर कप्पा बढ़ेगा तो मोलर चालकता कम होगी। देखो क्लियर है, सॉरी, कप्पा अगर कम होगा तो मोलर चालकता भी कम होगी। और रिश्ता कैसा है पूरा हमने समझा कप्पा का। तनुता अगर बढ़ती है हमारे पास में, मतलब अगर हम और पानी और पानी और पानी मिला रहे हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कप्पा कम होता है, और अगर कप्पा कम होता है तो मोलर चालकता भी कम होती है। अगर कप्पा कम होता है तो मोलर चालकता भी रिड्यूस होती है। फिर वही रिश्ता हमने मोलरता का मोलर चालकता से चेक किया, तो हमें क्या देखने को मिला कि तनुता अगर हम बढ़ाएंगे, अगर उसमें और ज्यादा पानी मिला रहे हैं तो हमें मोलर चालकता भी बढ़ते हुए दिख रही है। दोनों कंक्लूजन उल्टे हैं। यहां हम कह रहे हैं तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता कम होगी, यहां हम कह रहे हैं तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ेगी। तो जीतेगा कौन? तो हमने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, मतलब क्या, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे और उन्होंने बोला कि ये जो है ना मोलरता, ये वाला फैक्टर जो है वो ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा डोमिनेंट है। मतलब यहां पे कप्पा से इतना फर्क नहीं पड़ता, कप्पा के कम होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, मोलरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहां पे कहने का मतलब है कि मोलरता में जो चेंज है वो काफी ज्यादा होता है, उसके कारण हमें देखने को मिलता है कि मोलर चालकता में भी चेंज काफी ज्यादा होता है। कप्पा के कारण मोलर चालकता को इतना प्रभावित नहीं होती, इसके कारण होती है। तो हमने कंक्लूजन ये दिया एट द एंड, हमने कहा कि यार तनुता बढ़ने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि तनुता अगर बढ़ेगी तो मोलर चालकता फाइनली जो है बढ़ेगी। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं, बस इतनी सी बात है। और अगर यहां पर बात करोगे तो सेम बातें सारी की सारी बिल्कुल सेम है कि यहां पर आप लेमडा ई बोल दोगे बस तुल्यांकी चालकता को, और सूत्र तो हमारे पास में वही होगा, कप्पा अपॉन यहां पर हो जाएगा एन, नॉर्मलता होती है इंटू 100 हो 1000 हो ही जाएगा। यहां पर भी दो केसेस बना लोगे आप इसमें। तो पहले में अगर आप ऐसे बोलोगे कि यार लेमडा ई जो है हमारे पास में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कप्पा के, तो उससे फिर ये निष्कर्ष निकलेगा आपके पास में कि कप्पा कम होता है अगर, तो क्या होगा? लेमडा ई भी कम होगा। बोलो, इससे कंक्लूजन निकलेगा कप्पा अगर कम होता है तो इससे लेमडा ई भी हमारे पास में कम होता है। कप्पा कम होगा अगर तो लेमडा ई भी हमारे पास में कम होगा, और कंक्लूजन क्या निकलेगा कि तनुता
अगर आप क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो लैम्डा ई कम होगा। और सेकंड यहाँ पर केस बन जाएगा आपके पास में कि जो लैम्डा ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नॉर्मलता के। यहाँ पर बस सांद्रता का फर्क है, वहां मोलरता है, यहाँ नॉर्मलता है। तो तुल्यांक की चालकता को ई से लिखते हैं और उसको हम लोग एम से लिखते हैं, बस इतनी सी बात है और कोई फर्क है ही नहीं। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलेगा आपके पास में, वही कि अगर आप तनुता को बढ़ाते हो, मतलब आयतन को अगर आप बढ़ाते हो, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मोलरता है या जो नॉर्मलता है आपके पास में, मान लीजिए वो कम हो जाती है, और आपको देखने को मिलेगा कि जो ये चीज है ये बढ़ जाएगी। बस ये कंक्लूजन है। और यहाँ पर भी हम कह देंगे कि ये वाला प्रभावी ज्यादा है। तो हम ओवरऑल यही मानेंगे कि अगर तनुता हम बढ़ाते हैं, पानी ज्यादा डालते हैं, पानी ज्यादा डालते हैं, तो मोटा मोटा हमें देखने को मिलता है कि तुल्यांक की चालकता का मान बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। बस मतलब आपको अगर कुछ नहीं समझ आया ना, यहाँ पे कुछ नहीं समझ आया, तो बस आप ये बोल देना कि अगर आप पानी ज्यादा डालोगे तो मोलर चालकता का मान बढ़ता है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं कहा कोई बात नहीं, तू बस ये ध्यान रख, अगर पानी ज्यादा मिलाएंगे तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा, बात खत्म। इतना कर सकते हो मेरे लिए, इसको दिमाग में रख लो। इतने अगर लॉजिक पे नहीं भी उलझना तो मत उलझो, एग्जाम में इतना लॉजिक आपसे वैसे भी पूछा नहीं जाएगा। तो अब हम लोग अलग अलग विद्युत अपघट्यों की बात करेंगे कि भाई प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए क्या सीन है हमारे पास में, और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए हमारे पास में क्या सीन है। तो यहां पर देखें, लिखें सारे स्टूडेंट्स, पहले हम लोग बात करेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। मतलब ये सारी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ना, इसको प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ऑब्जर्व करते हैं अपन, और खास करके हमारा मतलब यहाँ पर अब मोलर चालकता से ज्यादा रहेगा। हम इतना चालकत्व और उस पर ध्यान नहीं देंगे, मोलर चालकता पे अच्छा खासा ध्यान देना। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, मतलब सबसे पहला पॉइंट तो ये है हमारे पास में कि उदाहरण क्या है प्रबल विद्युत अपघट्यों के। तो उदाहरण है हमारे पास में, मान लीजिए केसीएल एग्जाम्पल है हमारे पास में, एचसीएल एग्जाम्पल है हमारे पास में, और क्या एग्जाम्पल्स है हमारे पास में, केसीएल, एचसीएल, एनएसीएल जो है इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में। तो यहां पर हमने कहा कि NaCl एटसेट्रा हमारे पास में प्रबल विद्युत अपघट्य के एग्जांपल्स हैं। फिर हमने कहा इनकी मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। क्या कंक्लूजन निकाला था हमने कि तनुकरण अगर हम करते जाते हैं तो मोलर चालकता की वैल्यू बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी समझना। तो हमने कहा तनुकरण अगर हम बढ़ाएंगे या तनुता बढ़ाएंगे, तनुता अगर हम बढ़ाते हैं मतलब पानी हम और ज्यादा डालते हैं, तो इनमें हमें क्या देखने को मिलेगा असल में कि जो हमारे पास में आयनों के बीच में बल लग रहे हैं, आकर्षण बल, वो कम हो जाएंगे। आयनों के बीच के जो आकर्षण बल है वो कम हो जाएंगे। सोचना समझना भाई, बात बस इतनी सी है कि ये आपके पास में ऑलरेडी एक विद्युत अपघट्य बन करके तैयार है। पानी मिला रखा है आपने इसमें ऑलरेडी। तो मान लो इसमें क्या है, केसीएल डाला था आपने, तो के प्लस सीएल माइनस के प्लस सीएल माइनस के प्लस सीएल माइनस है। अब कहने को तो ये अलग हो गए हैं, लेकिन एक दूसरे को छोड़ करके नहीं जाना चाह रहे, दूर नहीं भागना चाह रहे एक दूसरे को छोड़ करके। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रोड डाल भी रहे हैं तो ये बहुत दूर तक भाग नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल भी तो है ना, अट्रैक्शन फोर्स भी तो है ना, पॉइंट है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो क्या होना चाहिए बोलो, अगर हम और पानी डाल देंगे इसमें, समझना इस बात को, अगर आपने ऊपर से क्या किया और पानी डाल दिया, तो अब क्या होगा, इन आयनों के बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो भाग आसानी से पाएंगे, मतलब रिश्ता एक दूसरे से थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा कि मोलर चालकता हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने यहां पर कहा कि तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, आयनों के बीच का आकर्षण बल कम हो जाता है। समझे क्या सारे स्टूडेंट्स। और आयनों के बीच का अगर हमारे पास में आकर्षण रिड्यूस हो गया तो अपने आप क्या होगा, हमारी मोलर चालकता इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने कहा मोलर चालकता जो है हमारी बढ़ जाएगी। तो अभी हमने पीछे यही कहा था, देखो तनुता अगर बढ़ेगी तो मोलर चालकता बढ़ेगी, तनुता अगर बढ़ेगी तो मोलर चालकता बढ़ेगी, तनुता अगर बढ़ेगी तो मोलर चालकता बढ़ेगी। और ये हमने प्रबल विद्युत अपघट्य के केस में बखूबी देख लिया कि हाँ ऐसा तो
हो रहा है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सर कब तक, क्या मतलब हम पानी मिलाते ही जाएं, मिलाते ही जाएं, मिलाते ही जाएं और चालकता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मोलर चालकता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कब तक बढ़ेगी यार? अनंत हो जाएगी क्या सर? एक दिन हम पानी, पूरी दुनिया का पानी ला करके मिला देंगे उसको तो अनंत चालकता हो जाएगी क्या? फिर तो सर मजा आ जाएगा, क्या तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी? ऐसा नहीं होगा ना यार, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। मोलर चालकता बोले अनंत हो गई साहब, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमें क्या देखने को मिलता है, ध्यान देंगे सब जने, कि भाई साहब मोलर चालकता में वृद्धि तब तक होती है जब तक अंतः आयनिक बल 0 के बराबर नहीं हो जाते। तो हम बोलेंगे यहां पर एक पॉइंट मेंशन करेंगे, में वृद्धि तब तक होती है जब तक अंतः आयनिक बल ऑलमोस्ट 0 नहीं हो जाते। मतलब हम कह रहे हैं कि मतलब मोलर चालकता बढ़ेगी, 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 कब तक बढ़ेगी? वो एक मोमेंट ऐसा आ जाए कि जब K प्लस और Cl माइनस के बीच में कोई भी बल ना लग रहा हो। अब उसके बाद और पानी बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। देखो उसके बाद अगर तुम डाल रहे हो तो तुम्हारे दिल की तसल्ली और कुछ नहीं है, बाकी होना जाना कुछ नहीं है। फिर उसके बाद तो वो हमारे पास में ऐसी स्थिति जो आएगी ना, उसको हम लोग बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। कि जब हमने काफी ज्यादा काफी ज्यादा काफी ज्यादा तनुता बढ़ा दी उसकी, तो हम कह रहे हैं उस तनुता पर मोलर चालकता कितनी है, तो उसमें आयन जो है बहुत अच्छी तरह से फैल जाएंगे। अच्छा, अब इसमें भी अपन है ना एक उदाहरण देखेंगे यहां पे। उदाहरण किस चीज का? मानों का। ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे कि तनुता बढ़ने पर क्या होता है, मोलर चालकता बढ़ती है, ये लिखा है ना, तनुता बढ़ने पर मोलर चालकता बढ़ती है। तो एक्सपेरिमेंट से हमारे पास में कुछ एक वैल्यूज आई हैं, एक केस का मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिखी है। वैसे ये हमारे पास में वैल्यूज एनसीईआरटी से नहीं है, तो आप लोग चिंता मत करना, मैंने एक दूसरी किताब में से लिखी है और आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी वैल्यूज वैसे भी, तो आपको चिंता नहीं करनी। ये तो बस आपको समझाने के लिए, मेरे को ऐसे दिल में थोड़ी तसल्ली रहती है तो मैं लिख के ले आया हूँ। तो देखो यहाँ पर है हमारे पास में एग्जाम्पल है हमारे पास में किसका, केसीएल का। तो हमारे पास में एक पॉइंट है सांद्रता, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, और दूसरे में हम लोग लिखेंगे सांद्रता मोलरिटी में हो गई हमारे पास में। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास में मोलर चालकता। क्या है? मोलर चालकता। तो इसको लैम्डा एम से लिख देते हैं। किसका? केसीएल का। तो केसीएल का हमने नापा है एक्सपेरिमेंट्स में। देखो क्या क्या हमें वैल्यूज इसकी देखने को मिलती हैं। हमें देखने को मिलता है जब सांद्रता 3 है तो इसका वैल्यू है 88.3। अच्छा, मात्रक समझ जाना, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और इसका हम लोग साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल जो लेते हैं वही होगा। तो आगे हमने कहा जब ये सांद्रता कम हुई, हमने पानी और मिला दिया और सांद्रता 2 हो गई, हमारे पास कंसंट्रेशन कम हो गई, तो हमें देखने को मिला कि जो हमारे चालकता है, मोलर चालकता, वो 92.6 हो गई, बढ़ गई। देखो 88 से 92.6 हो गई। हमने कहा और भी है, जब हमने 1 किया तो ये 98.3 हो गई। जब हमने इसको और कम किया, 0.1 किया, तो ये कितनी हो गई हमारे पास में, 112। और फिर जब हमने क्या किया, उसको और कम किया, 0.01 किया, तो व्हाट डू वी सी कि यहाँ पर ये 122.4 हो गई हमारे पास। तो हमें साफ साफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हम जैसे जैसे क्या करते जा रहे हैं, केसीएल के लिए सांद्रता को कम करते जा रहे हैं, तो उसकी चालकता जो है, मोलर चालकता, वो बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही, लेकिन बढ़ रही है। ऐसा नहीं बहुत भयानक नहीं बढ़ रही कि अरे ये तो 2 से 1 हुआ तो मोलर चालकता तो भाई साहब 92 से 138 पहुंच, ऐसा नहीं है। थोड़ी बढ़ रही है लेकिन बढ़ तो रही है। क्लियर हो रहा है सारे स्टूडेंट्स को कि थोड़ी बढ़ रही है लेकिन बढ़ तो रही है। कब तक बदलेगी, कब तक बढ़ेगी? जब तक अंतः आयनिक बल लगभग 0 नहीं हो जाते। इसके बाद हम कहेंगे कि इसमें परिवर्तन नहीं होता मोलर चालकता में। इसके बाद
मोलर चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब इसके बाद में परिवर्तन नहीं होता। समझ गए सारे स्टूडेंट्स। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राप्त मान अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाता है, का सीमाकारी मान माना जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, देखो ये बुक का पॉइंट है हमारे पास में कि इस स्थिति में मोलर चालकता का प्राप्त मान अनंत तनुता पर मोलर चालकता का सीमाकारी मान कहलाता है। अनंत तनुता पर का सीमाकारी मान माना जाता है। ये दिख रहा है नीचे वाली लाइन। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि आपने सांद्रता कम की, पानी मिलाते गए, अब एक ऐसा लेवल आ गया बहुत ज्यादा पानी मिलाने के बाद कि अब उसकी मोलर चालकता बंद होना बंद हो जाएगी। अब वो फिक्स हो जाएगी वैल्यू, आप और पानी मिला भी लोगे तो चालकता और नहीं बढ़ेगी, मोलर चालकता और नहीं बढ़ेगी, बात खत्म। क्लियर हुई सबको वाली बात। अब मोलर चालकता और ज्यादा नहीं बढ़ रही, तो ये जो एक लिमिटिंग पॉइंट है ना कि अब नहीं बढ़ रही, तो इसको हमने बोला है अनंत तनुता पर मोलर चालकता का सीमाकारी मान। अपन क्या बोलेंगे इसको, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, बात खत्म। अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब इसको हम लोग दो तरह से लिखते हैं, इसे ऐसे भी लिख करके बताते हैं जीरो, और इसे ऐसे भी लिख करके बताते हैं, दोनों सही है, इंफिनिटी। अब आप सोचोगे दोनों का तो मतलब तो अलग हो जाना चाहिए, इसका मतलब नहीं, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखना, अनंत अनंत तनुता पर, क्या पढ़ेंगे इसको, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और इसको पढ़ेंगे शून्य सांद्रता पर सॉरी मोलर चालकता। क्या कहना चाह रहे हैं भाई, जब पानी अनंत मिला दिया आपने, अनंत तनुता, तो कायदे से शून्य सांद्रता हो गई ना भाई। आपने अनंत पानी मिला दिया तो उसमें जो आयन है वो तो शून्य के बराबर ही हो गए ना, है ही कहां उसमें, वो तो बिखर गए पूरे में। मतलब ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपके घर में ऊपर छत पे जो पानी की टंकी रखी हुई है, उसमें आप जाकर के एक चम्मच नमक डाल करके आ गए, अब आप उसमें उस पूरे पानी की क्या ज्ञात कर रहे हो, मोलर चालकता ज्ञात कर रहे हो, तो वो उसको आप बोल सकते हो कि वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। यार एक चम्मच कहां घुल गया उस पूरी बाल्टी में, पूरी टंकी में, कहां ढूंढोगे उसको। या उसको आप कह रहे हो कि वो शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता के लगभग बराबर है, कि क्या ही सांद्रता है उसकी, लगभग शून्य ही तो है सांद्रता। ऐसा ही है कि लगभग शून्य ही है उसकी हमारे पास में सांद्रता। तो ये दोनों चीजें एक ही मतलब है, दोनों चीजें हमारे पास में क्या है, मोलर चालकता है। क्लियर हो गया क्या सबको। तो अब समझना, एक वैज्ञानिक आया हमारे पास में फिल्म में, जिनका नाम है डिबार्ट हकिल। क्या है, डिबार्ट हकिल ने किसी सांद्रता C पर
किसी सांद्रता C पर मोलर चालकता व अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बीच संबंध बताने के लिए एक समीकरण दिया। क्या है समीकरण हमारे पास में, तो इसको नोट करेंगे सब जने कि ये हमारे पास में किसी भी सांद्रता पर, मतलब अनंत नहीं हुई अभी तक सांद्रता, कुछ ना कुछ सांद्रता है तो उसकी कुछ ना कुछ मोलर चालकता होगी। तो वो जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर है हमारे पास में, अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस B इंटू अंडर रूट C। या इसको एक बार आप ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे लिखो कि मोलर चालकता बराबर है हमारे पास में किसके, माइनस का B इंटू अंडर रूट C और ये प्लस का, ऐसे क्यों लिखा मैंने, तो आपने गणित में जरूर पढ़ा होगा, अगर आपको थोड़ा सा पुरानी यादें ताजा हो रही हैं तो आपने गणित में पढ़ा होगा, एक समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c, होता है c हमारे पास में यहां पर कांस्टेंट होता है। तो आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे हो कि ये रहा ये, और यहां पर आप देख रहे हो ये जो माइनस b है ना आपके पास में, ये m के बराबर है, ढाल के बराबर है, और ये अंडर रूट c जो है आपका x के बराबर है, और ये जो चीज है आपके पास में एक कांस्टेंट के बराबर है। तो इसको समझते हैं अपन, कैसे समझेंगे, जैसे उदाहरण हमने लिया, यहां x अक्ष पर हम ग्राफ में अंडर रूट c ले रहे हैं, और यहां पर हम लोग ग्राफ में क्या ले रहे हैं, मोलर चालकता किसी भी सांद्रता पर, अलग अलग सांद्रताएं हैं हमारे पास में और उन पर मोलर चालकता कितनी है, मतलब ये कुछ ना कुछ सांद्रता की वैल्यू हो गई हमारे पास में और ये उसकी मोलर चालकता की वैल्यू हो गई, तो उस तरह से ग्राफ प्लॉट हो गया दोनों के बीच में। तो देखो बुक में ये जो एग्जांपल गिवन है ये हमारे पास में प्रबल विद्युत अपघट्य का है, लेकिन किसका एग्जांपल है, शायद केसीएल वगैरह का एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, बट हाँ किसी न किसी प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ये वाला एग्जांपल है हमारे पास। तो देखो ग्राफ हमें कैसा मिलता है, ध्यान से देखना सबसे ने, हमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया मान लो, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं सबको, एक सीधी रेखा से मिल रहा है, तो हम कहते हैं यार एक बात बताओ, अगर हमें सीधी रेखा को बढ़ाएं, समझना इधर ध्यान से देखना, अगर हम सीधी रेखा को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें क्या देखने को मिल सकता है कि पीछे ये कहीं तो जाकर के काटेगी y अक्ष को, किसी न किसी पॉइंट पर तो जाकर के इंटरसेक्शन होगा, समझ रहे हैं इस बात को सब जने, और मान लो वो ये वाला पॉइंट है, तो अब ध्यान से देखोगे इस पॉइंट पर अगर मैं अंडर रूट c की बात करूं तो वो तो जीरो है ना, इस पॉइंट पर तो जीरो जीरो पॉइंट है क्योंकि ये तो इसका मतलब क्या हो गया, सी सांद्रता तो जीरो है, तो जीरो सांद्रता पर, जीरो सांद्रता मतलब अनंत तनुता हो गई ना, अनंत पानी मिल गया उसमें, सांद्रता है ही नहीं, आयन तो है ही नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है इतना दूर चला गया है कि आयन है ही नहीं वहां पे, तो लगभग जीरो सांद्रता पर उसका जो हमारे पास में मोलर चालकता है उसी को ही तो हमने अनंत तनुता पर मोलर चालकता बोला है ना, या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता बोला है, उसकी वैल्यू यहां पर आ गई हमारे पास में, समझ रहे सब जने। तो ये हमारे पास में मोलर चालकता जो है ये एक कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे आ गई, जहां पर कट हुआ, जहां पर इंटरसेक्शन हुआ, ये मोलर चालकता हमारे पास में आ गई अनंत तनुता पर, जो कि कांस्टेंट के बराबर है, समझ रहे हैं सब जने। ये जो टेक्निक है ना पीछे खींचने वाली, जबरदस्ती पीछे खींचने वाली, इसको बोलते हैं बहिर्वेशन, या ये इकोनॉमिक्स में पता नहीं ऐसे स्टडी, मतलब वो अलग टॉपिक होता है ये, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन, कि यार आपको कुछ 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 वैल्यूज पता है तो उस सीरीज की आप आगे की वैल्यूज बता सकते हो, जैसे अपन वो नहीं गणित में पढ़ते थे, अरे वो नहीं होता ज्योमेट्रिक, हमारे पास में वो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन,
ये इस तरह से, सॉरी मीन नहीं, प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी जो हम पढ़ते थे। तो एपीजीपी में क्या होता था कि कोई सीरीज है, मान लो 2 4 6 8 10, बोले आगे क्या आएगा 12 14 16 18, मतलब क्या दो दो, हमको पता है दो दो जोड़ना ही तो है, तो हम दो दो जोड़ करके आगे बता पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में पैटर्न पता चल गया कि ये ऐसे ऐसे करना है, इतनी वैल्यू चेंज हो रही है। और इस ग्राफ को पढ़ कैसे रहे, तो हम कह रहे हैं सी सांद्रता है, तो सांद्रता जैसे जैसे कम हो रही है, देखो सांद्रता जैसे जैसे पीछे आ रहे हो तो कम हो रही है, तो सांद्रता कम हो रही है तो मोलर चालकता बढ़ रही है। तो यही तो हम कह रहे थे कि सांद्रता कम होगी अगर प्रबल विद्युत अपघट्य के साथ में, तो मोलर चालकता तो बढ़ेगी ना, उल्टा रिश्ता आ रहा था। कहां तक बढ़ेगी, यहां तक बढ़ेगी, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगी, दैट्स इट। ये है कंक्लूजन, ये है हमारे पास में इसका कंक्लूजन। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। m क्या है हमारे पास में, ढाल है, माइनस बी दरअसल में और कुछ नहीं, हमारे पास में इस समीकरण का ढाल है, ढाल। तो आप एक्सपेरिमेंट करें और आप 2 4 3 वैल्यूज निकालें और एक्सट्रापोलेशन करें, और बाहर वाली वैल्यू आपके पास में अनंत अनंतता पर जो मोलर चालकता है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ढाल निकालना है माइनस बी का वैल्यू, तो आप क्या निकालेंगे, इस स्लोप का ढाल निकालेंगे। स्लोप का ढाल कैसे निकालते हैं, टेन थीटा, याद है? ढाल निकालने के लिए मैथमेटिक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, टेन थीटा। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आप ध्यान रखो कि स्लोप के ढाल के लिए टेन थीटा यूज करते हैं। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखी हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, हम लोग लाल बटा कक्का लगा लेंगे ना, लंब बटा आधार करके टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, फिर उसके लिए ग्राफ की वैल्यूज चाहिए हमको। अब यहां पर एक छोटी सी चीज समझेंगे कि यार हमारे पास में यहां पर m जो है ना वो माइनस बी क्यों है, नेगेटिव क्यों है, ढाल जो है वो नेगेटिव क्यों है। तो इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है कि जब भी हमारे पास में गणित में, यहां समझ लो, जब भी कोण जो है हमारे पास में थीटा जो है अगर वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है ना, तो इट इंप्लाइज दैट कि हमारे पास में जो ढाल होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब कैसे, अगर मान लो कोण ऐसे है कि ये क्वाड्रेंट मान लो ऐसे, तो अगर कोण यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, तो हमें उस केस में क्या देखने को मिलेगा कि सारा m जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोण जो है हमारे पास में 90 से 180 डिग्री के बीच में है, मतलब ऐसा हो कि इट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री बट इट ऑल्सो शुड बी लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम चाहिए हमको, हमें ये देखने को मिलेगा कि उसी क्वाड्रेंट में जो हमारे पास में कोण है वो कहां बनेंगे, इधर बनेंगे। मतलब अब कोण यूं होंगे, यूं होंगे, यूं होंगे, तो हमें कैसे नापना रहेगा, यूं नापना रहेगा, यूं नापना रहेगा, यूं नापना रहेगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो m का वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास में नेगेटिव आता है। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं, जो ढाल है हमारे पास में वो नेगेटिव आता है, वेरी सिंपल। बढ़ जाए आगे, बोलो सारे स्टूडेंट्स। कहां तक बता दिया मैंने आपको, तो मैंने आपको ये चीज बता दी। अब एक सवाल आपके मन में यहां पर और होना चाहिए कि सर एक ग्राफ अंडर रूट सी और मोलर चालकता किसी सांद्रता पर m के बीच में क्यों बनाया, अंडर रूट सी की जगह सी ले लेते सर, सांद्रता सीधे ही मोलरता लिख देते ना, अंडर रूट सी क्यों लिया। तो देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे सी के साथ में ग्राफ बनाओगे ना तो सीधी रेखा आएगा ही नहीं, पता नहीं कुछ ही मिलेगा आपको। जब सी के साथ आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो सीधी रेखा नहीं मिल रही, लेकिन हमें कहा यार हमें थोड़ा सिंपल चाहिए मामला, तो हमने कहा एक काम करो अंडर रूट सी लिखो। फिर व्हाट डिड वी से कि आप अंडर रूट सी लिखो। तो अंडर रूट सी के साथ में जब इसका ग्राफ प्लॉट किया तो वो एक सीधी रेखा आया, हम खुश हो गए। तो हमने कहा ग्राफ में हम अंडर रूट सी रखेंगे, ग्राफ में हम अंडर रूट सी रखेंगे। अच्छा, इसको एनसीईआरटी में ना थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो आप लोग प्लीज परेशान मत होना, मैं देख लूं मैंने लिखा है कि एनसीईआरटी में कैसे बता रखा है, मैं लिखना भूल गया हूं यहाँ पे वैसे तो, बट उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा है। जैसे इसको ना ई करके लिखा है, और मतलब थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा है, आप देखोगे तो समझ जाओगे। यस, बाकी बढ़ते हैं आगे अपन। तो आगे हमारे पास में क्या है, हमने कहा अब हम बात करेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। ये तो हुआ प्रबल विद्युत अपघट्य की बात, अब हम बात करेंगे किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए।
किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। दुर्बल विद्युत अपघट्य का बहुत फेमस एग्जांपल है हमारे पास में, एक और भी होते हैं वैसे तो, बट ये बड़ा फेमस है, CH3COOH, इसको दिमाग में रखना। CH3COOH ये ले लिया मान लीजिए हमने, तो ये ज्यादा आयनों में विभाजित होगा नहीं। लेकिन यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर हम तनुता बढ़ाएंगे ना, अगर हम इसके केस में भी क्या करेंगे देखना, अगर हम तनुता बढ़ा रहे हैं मतलब सांद्रता कंसंट्रेशन को हम लोग कम कर रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं, सांद्रता को कम कर रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि आयनों का वियोजन ज्यादा होगा, आयनों का अधिक वियोजन, क्योंकि ये वैसे ही नहीं टूटता, लेकिन अगर ज्यादा पानी डालते हैं तो फिर टूटना पड़ता है, तो हमारे पास में आयनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी ना। क्या है हमारे पास में? आयनों का अधिक वियोजन है, जिससे क्या होगा, आयनों की संख्या ज्यादा हो गई, आयनों की संख्या ज्यादा हो गई तो मोलर चालकता बढ़ जाएगी, हम पढ़ चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं। तो इसके लिए कोई एग्जांपल है क्या हमारे पास में? हाँ, हमने एक्सपेरिमेंट से एक एग्जांपल निकाला है, और ये वाला एग्जांपल देख करके आपका दिमाग का दही हो जाने वाला है, क्योंकि वैल्यूज बहुत भयंकर तरीके से बढ़ती हैं इसके केस में। तो देखो क्या है हमारे पास में यहाँ पर वैल्यूज, ये रहा मेरे पास में वैल्यूज, देखो देखो एक बार फटाफट से समझ रहे, ये देखो, मस्ती कर रहा हूं मैं। चलो देखो यहाँ पे, तो जैसे CH3COH के लिए हमने लिया है एग्जांपल, तो हमारे पास में वही है, कंसंट्रेशन और मोलर चालकता हम देख रहे हैं, देखो कैसे चेंज होती है वैल्यूज। कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या चल रही है, अगर 3 है तो मोलर चालकता है हमारे पास में 0.54, अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू हमारे पास में 2 है तो मोलर चालकता है हमारे पास में 0.8, अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू हमारे पास में 1 है तो ये है 1.32, अगर ये वैल्यू है हमारे पास में 0.1 तो ये वैल्यू हमारे पास में 4.6, ये वैल्यू अगर है हमारे पास में 0.01 तो ये है हमारे पास में 14.3, और अगर ये वैल्यू हमारे पास में 0.001 तो ये वैल्यू है हमारे पास में 41। समझे इस बात को? भाई पीछे हम देख रहे थे ना, तो इतना ड्रेस्टिकल चेंज नहीं हो रहा था, जैसे मान लो 3 से 2 पे गए तो सीधा ही 54 का 0.8 हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, बहुत ज्यादा जंप आ गया। वहां पे 0.54 से ठीक है वो 0.60 चला जाएगा, लेकिन यहां सीधा 0.8 चला गया। अच्छा 2 से 1 पे गए तो 1.32 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 गुना तो हो ही गया। फिर यहां से इसको 0.1 किया, मतलब 10 का भाग लगाया इसमें, तो हमें देखने को मिला 1.32 से ये वैल्यू 4.6 हो गई, ऑलमोस्ट 4 गुना हो गई हमारे पास, ऑलमोस्ट। फिर यहां से देखा 0.1 से 0.001 गए, तो जो हमारे पास ये मोलर चालकता है देखो 4.6 से 14 हो गई, सीधा 14 या 12, मतलब ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई, ऑलमोस्ट। समझ रहे हैं? तो ऐसा हमें देखने को मिला, ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है, मतलब हमारी किताब में आप देखोगे ना, तो हमारी किताब में क्या बताया है, एक ग्राफ बना के दिया है हमारी किताब में। दरअसल उन्होंने क्या किया है कि एक ही ग्राफ में दोनों ग्राफ बना दिए, तो वो थोड़ा और कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए, तो मैं तो अलग अलग बता रहा हूं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो हमारी बुक में ग्राफ इस तरह से प्लॉट किया गया है, इस तरह से, मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारी मोलर चालकता है वो पहले तो धीरे धीरे बढ़ती है, ये हमारा वही है √c सांद्रता के लिए, और यहां पर हमारे पास में वही है क्या, मोलर चालकता m किसी भी सांद्रता पर, इतनी सांद्रता, इतनी सांद्रता पर, इतनी सांद्रता पर, इतनी सांद्रता पर, किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता y अक्ष पर है। तो हमने नोटिस किया कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रहा है मोलर चालकता बढ़ रही है, कम हो रहा है, बढ़ रही है, कम हो रहा है, बढ़ रही है, कम हो रहा है, बढ़ रही है, एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब एकदम से बहुत ज्यादा जब बढ़ गई तो ऐसे केस में आप बहिर्वेशन नहीं लगा सकते ना, एक्सट्रापोलेशन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बहिर्वेशन नहीं कर सकते। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब ये है कि आप इस ग्राफ को पीछे खींच करके बता नहीं सकते कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी होगी। भाई दुर्बल विद्युत अपघट्यों के केस में मोलर चालकता तनुता कम करने के साथ एकदम से बढ़ जाती है, तनुता बढ़ाने के साथ में आगे आते हैं तो देखते हैं हम एकदम से बढ़ जाती है। अब एकदम से अगर वो बढ़ गई वैल्यू तो आप क्या नहीं कर सकते,
अगर वैल्यू एकदम से बढ़ गई है तो आप लोग बहिर्वेशन करके उस पॉइंट को नहीं निकाल सकते। पहले तो सीधी लाइन थी तो पीछे जाके कट रही थी, हम निकाल लेते थे। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए मतलब डिबार्ट हकेल का जो समीकरण है हमारे पास में वो काम का नहीं है। क्या करें बॉस? तो हमारे पास में इसका जो समाधान है ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास में कोलराउश का नियम। ये तो हो गई हमारे पास में बहिर्वेशन अगर नहीं हो सकता तो ये तो क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अगर बहिर्वेशन नहीं होगा तो हमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता का पता नहीं चलेगा। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में, कोलराउश का नियम। क्लियर हुआ सबको? कोलराउश का नियम। अब कोलराउश का नियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अब कोलराउश का नियम थोड़ा भारी नियम है यार, और फिर इसके क्वेश्चंस भी हैं। तो क्या करें, 10 मिनट में आपकी हिंदी की क्लास भी है, तो आज की कक्षा को छोटा रखें या तो फिर इसको कोलराउश के नियम को कल पूरा ही पढ़ करके खत्म करें, पूरा ठेठ एंड तक। वैसे तो मैं सोच के तो आया था कि करा दूंगा मैं आप लोगों को, कर लेते हैं, जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, फिर कल रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ ऐसा कर लेते हैं, इसके डेफिनेशन देख लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पर बेस्ड, फिर अपन कल पढ़ेंगे वापस से तो रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो कोलराउश का नियम क्या है हमारे पास में, पहले नियम को अपन लिख लेते हैं भले। तो कोलराउश के हिसाब से क्या है, देखो, अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो, क्या अनंत तनुता पर, लिख लो शब्द एक बार मेरे साथ में, और ये वाला थोड़ा इजी है तो ये लिख लेना। अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाए, किसका वियोजन, विद्युत अपघट्य का, जब वियोजन पूर्ण हो जाए, जब वियोजन पूर्ण हो जाता है तो विद्युत अपघट्य का प्रत्येक आयन मोलर चालकता के लिए पूर्ण रूप से योगदान करता है। तो हम क्या कहेंगे, तो विद्युत अपघट्य का प्रत्येक आयन मोलर चालकता के लिए क्या है, पूर्ण रूप से योगदान देता है, और यह विद्युत अपघट्य के अन्य आयन से पूर्णतः अप्रभावित रहता है, तथा यह आयन विद्युत अपघट्य के अन्य आयनों से अप्रभावित रहता है। फिर से देखो क्या कह रहे हैं हम लोग, कोलराउश कह रहा है कि आपने इतना पानी मिला दिया, इतना पानी मिला दिया कि आयन यार अब तो दूर दूर हो गए, एकदम दूर दूर। अब के प्लस को सीएल माइनस से कोई मतलब ही नहीं है। के प्लस पूरा अपना अकेले की तरफ से पूरा योगदान देगा विद्युत धारा के चालन में, मतलब किसमें, मोलर चालकता में। सीएल माइनस पूरा का पूरा अपना योगदान देगा मोलर चालकता में। या अगर दुर्बल भी है हमारे पास में, दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं, तो CH3CO माइनस और H प्लस मान लो। तो ये आयन जो है पूरी तरह से योगदान देंगे किसमें, मोलर चालकता में। वैसे कोलराउश का नियम तो हर जगह लग जाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, ये तो हर जगह लग रहा है। बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे पास में यही है। तो हम कह रहे हैं दोनों, अब ये हो गया कि दोनों आयन मुक्त हैं। के प्लस का सीएल माइनस पर कोई प्रभाव नहीं है, सीएल माइनस का के प्लस पर कोई प्रभाव नहीं है। कहां पर, अनंत तनुता पर। समझ रहे हैं आप इस बात को,
कि ऐसा हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, इसको हम लोग टेक्स्ट में कैसे लिख करके समझें? तो टेक्स्ट में इसको हमें ऐसे समझाया गया कोलराउश के नियम को। हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में किसी मोलर चालकता निकाल रहे हैं हम किसी चीज की, कहां पर? अनंत तनुता पर, या जीरो लिख करके, जीरो सांद्रता पर। और ये क्या है हमारे पास में? लेट्स से ये है ax और by, कोई हमारे पास में विद्युत अपघट्य है ax प्लस by। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे कि इसमें यार आप समझो a वाला जो हमारे पास में जो भी आयन है उसका अलग से ले लो जो मोलर चालकता है, और बी वाले की जो मोलर चालकता है वो अलग से ले लो। उन दोनों के सम के बराबर है इस आयन की मोलर चालकता। क्यों? क्योंकि अब ऐसी स्थिति है कि दोनों आयन अलग अलग हो चुके हैं, साथ में उनका कोई अस्तित्व नहीं है अनंत अनुता पर, तो उनके कारण जो मोलर चालकता होगी वो भी अलग अलग काउंट कर लो आप। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो यहां पर ऐसा लिखेंगे हम लोग कि a के ऊपर जो चार्ज है वो किसके बराबर होता है? दरअसल y माइनस के बराबर होता है, और प्लस में यहां पर क्या आएगा हमारे पास में? लैम्डा। अब ये भी यहाँ पे भी दरअसल m आएगा, और यहाँ पर भी अगर इनफाइनाइट लिख रहे हैं तो इनफाइनाइट, जीरो लिख रहे हैं तो जीरो, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर? b की पावर x माइनस। ये हमारे पास में एक समीकरण आता है। इसको अभी एग्जांपल से लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अभी हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बाकी एक छोटी सी चीज है आप लोगों के पास में, यहाँ पर x और y भी आएगा आपके पास में, तो x टाइम्स ऑफ दिस, y टाइम्स ऑफ दिस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में Al2SO4 के लिए अगर मेरे को इसकी बात करनी है, जीरो लिख लो, इनफाइनाइट लिख लो, तो कैसे निकालेंगे देखना समझना। तो हम लिखेंगे डेल्टा m, ये लैम्डा m फॉर Al2SO4, ये किसके बराबर होगा समझना। Al अलग कर दो, एल्यूमिनियम अलग कर दो। अब एल्यूमिनियम के पहले हमने क्या लिखा है देखो, लैम्डा, ये छोटा लैम्डा है ये बड़ा लैम्डा है, छोटा लैम्डा एक के लिए, बड़ा लैम्डा पूरे के लिए। तो ये लैम्डा, इसको नीचे लिखा मैंने यहाँ पर m है, अनंत तनुता पर बात चल रही है, ठीक है समझ में आया। सर एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 हैं सर, इंटू 2 करो उसको, आगे इंटू 2 करो, क्योंकि सर 2 है ना एल्यूमिनियम, एक नहीं है सर, 2 है। तो यहाँ पर भी सर ये ax थे ना सर, x से बाहर लगा दो सर। अच्छा ठीक है, एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है? कितना होता है एल्यूमिनियम पर चार्ज? Al3+ होता है। और इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये हमारे पास में Al2SO4 होल थ्राइस होता है, Al2SO4 होल थ्राइस। ऐसे लिख लो। तो Al2SO4 होल थ्राइस, तो एल्यूमिनियम पर चार्ज आ गया 3+, ये आयन हो गया ना एल्यूमिनियम का, और ये 3 दरअसल यहां से है, इसीलिए सूत्र में आप देखोगे ना y माइनस लिखा है, तो y यहां से आता है, जो बाद वाले का माइनस वाले का चार्ज होता है वो प्लस वाले के ऊपर आ जाता है। और प्लस में हम अलग से लिखेंगे, तो हमारे पास में SO4 कितने हैं हमारे पास में टोटल? बोले सारे स्टूडेंट्स, तो SO4 हमारे पास में 3 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 लैम्डा, और ये m, और ये अनंत अनुता पर, और ये लिखा हमने SO4, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2-, क्योंकि यहां पर एल्यूमिनियम के आगे 2 है ना, तो असल में ये जो लिखा है हमने x, ये इसके ऊपर चार्ज के फॉर्म में चला जाता है, वो भी नेगेटिव में, एक पर पॉजिटिव में चार्ज अलग से और एक पर नेगेटिव में चार्ज अलग से। थोड़ा सा हो सकता है समझने में दिक्कत हो रही होगी, सर चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रही बात ही। अरे आसान है यार, क्या करने को कह रहे हैं कि असल में Al2SO4 आपने पानी में डाला, अब आपने इतना पानी मिला दिया है ना उसमें कि Al3+ अलग हो चुके हैं सारे, और SO4 2- सारे अलग हो चुके हैं। तो इनके कारण जो अलग अलग जो हमारे पास मोलर चालकता का मान है ना, उन दोनों को अगर आप जोड़ोगे ना, तो वो उस टोटल विद्युत अपघट्य के कारण जो मोलर चालकता है अनंत अनुता पर, उसके बराबर ही आएगा। तो आप अलग अलग कैलकुलेट कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? K+ का अलग निकाल करके लो, Cl- का अलग निकाल के रख लो, SO4 2- का अलग से निकाल करके रख लो। ये इनके कहने का यहां पर मतलब है। अब इस पर बेस्ड हमारे पास में जैसे एक क्वेश्चन है कि भाई सारणी 2.4 में दिए गए आंकड़ों की सहायता से CaCl2 और MgSO4 के क्या निकालना है? देखो अनंत तनुता पर यहाँ शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता का परिकलन करना है। तो देखो सारणी 2.4 में यहाँ ले आया आपके पास, बुक में 2.4 सारणी में 298 केल्विन पर कुछ आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकता हमको दे रखी है। जैसे H+ की सीमांत मोलर चालकता ये हमको दे रखी है, एक एक सिंगल आयन की है ना, H+ की, Na+ की, K+ की, Ca2+ की, Mg2+ की, OH- की, Cl- की, Br- की, CH3CO- की, और SO4 2- की। तो हमसे देखो किसका पूछा है यहाँ पर हमसे कि CaCl2 और MgSO4 का।
तो अगर मैं क्या निकालूंगा, देखो अभी अभी जो मैंने लिखा ना वही चीज, कि मैं शून्य सांद्रता पर अगर मैं CaCl2 का मोलर चालकता निकालूंगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट, CaCl2 का मोलर चालकता, तो ये होगा लैम्डा m शून्य सांद्रता पर कैल्शियम का मोलर चालकता, और कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है हमारे पास में 2+ होता है, और कैल्शियम यहाँ पर कितना है, एक ही है, तो यहाँ पर आगे 1 से इंटू करेंगे इसको, तो ये 1 इंटू दिस, फिर हम यहाँ लिखेंगे प्लस में ये दूसरे इसकी मोलर चालकता है हमारे पास में, तो क्लोरीन हमारे पास में कितने हैं, तो क्लोरीन 2 है हमारे पास में, लैम्डा m, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है हमारे पास में, -1, ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो देखो अब वैल्यूज को बस यहां से उठा करके इसमें रखना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे, Ca2+ का मोलर चालकता का वैल्यू कितना है, Ca2+ का मोलर चालकता का वैल्यू है 119, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 119 प्लस इसका वैल्यू कितना है 2 इंटू Cl- का मोलर चालकता का वैल्यू कितना है, Cl- का मोलर चालकता का वैल्यू 76.3, कितना 76.3, सॉल्व कर दो, ऐड कर दो, आंसर 119 प्लस 2 3 6, और पॉइंट का पॉइंट मान लीजिए, 2 6 12 का 2, 1 गया ऊपर, 2 7 14 और 1 15, 152.6, और ये 2 और ये 0.6 तो आ ही गया हमारे पास में, 2 और 9 11 का 1, 1 गया ऊपर, 6 और 1 7 हो गया हमारे पास में, 1 और 1 2 हो गया, 271.6 हमारे पास में क्या आ गई, इसकी मोलर चालकता आ गई। मोलर चालकता का मात्रा क्या है हमारे पास में, साइमन प्रति मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म, ये इसका वैल्यू आ गया हमारे पास में। सेम हम कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे, MgSO4 के लिए करेंगे, तो ये MgSO4 इस तरह से लिखेंगे, तोड़ दो इसको, अलग अलग कर दो, तो कैसे हो जाएगा, ये छोटा लैम्डा, mg कितना है 1 है, तो 1 इंटू करेंगे m, मोलर चालकता अनंत, तनुताया 0 सांद्रता पर किसके बराबर है, mg के ऊपर कितना आवेश होता है हमारे पास में, 2+ का आवेश होता है, प्लस में ये SO4 कितने हमारे पास में, एक ही, तो 1 इंटू अगेन लैम्डा m, और ये 0 है, अब SO4 2- होता है हमारे पास में, 2-, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो लैम्डा m का वैल्यू कितना है, देखो हमारे पास में Mg2+ का है 106, Mg2+ का कितना है, ये पूरा वैल्यू कितना है 106, तो 1 इंटू 106 प्लस में 1 इंटू ये क्या है SO4 2-, तो SO4 2- का वैल्यू है 160, कितना है 160, तो ये हो गया 106 प्लस 160, तो ये हो गया 266 266 प्रति मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में दोनों के उत्तर आ गए। समझे सारे स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा एक बार कॉलराउट्स के नियम को कल और अपन समझेंगे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी की कक्षा में इतना ही रखते हैं।